अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज का दिन जुम्मे का दिन आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अपने दिन का आगाज़ किस तरह करना चाहिए। बहुत ही कह लें कि आसान चीज़ें हैं, बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख कर हम अपने दिन को कामयाब बना सकते हैं। और इस तलाश में हम हमेशा ही रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जनाब हमें कामयाबी हासिल करने का कोई गुड़ हाथ में आ जाए, कोई सीक्रेट, कोई ऐसा मैजिकल स्किल हमें मिल जाए जो हमारी कामयाबी का राज नहीं बल्कि ये मुस्तकिल मिजाजी और अपने मामूलात को मुनज़्ज़म करके हासिल की जा सकती है अगर कामयाबी की बात कर ली जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जनाब आप जब सुबह सवेरे उठकर अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं। सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ें, कुरान की तलावत को मामूल बनाएं। उसके बाद कुछ देर ताज़ा हवा में चहलकदमी करें। सुबह की सैर आपको पता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक करें, कुछ देर वर्जिश करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप फिट रहें। कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठने की जो आदत है ना, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की अलामत है। और ये आदत ना सिर्फ तिब्बी लिहाज से बेहतर है बल्कि उम्र के हर हिस्से में ये आपके काम आती है। इसके अलावा क्या है कि मुस्बत आदात के साथ अगर दिन का आगाज़ किया जाए तो सारा दिन आपका बहुत ही बेहतर और चाको चौबंद गुजरता है। जबकि चंद अफराद सुबह के औकात में मनफी आदात के आदी होती है जिनके नतीजे में उनका सारा दिन दूसरों के निस्बतन थका हुआ ज़रूर गुजरता है। तो ये चीज़ भी आपने ख़ास करके इसका ख्याल रखना है जिसकी वजूहात उन्हें ख़ुद भी मालूम नहीं होती हैं। अब सुबह का बेहतर आगाज़ ही दिन का अच्छा गुजारने का आपका दिन किस तरह का गुजरा है उसका तयन करेगा। अब रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दिन भर के कामों की फ़हरिस्त बनाएं, अपने दिमाग में तैयार करें, आराम और सुकून से सोचें कि आज के जो आपके बहुत ही अहम टास्क हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अगर आज नहीं होंगे तो वो शायद आगे जाके उनमें कोई ना कोई मसला आ जाए, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, प्रायोरिटाइज़ करें। इसी तरह रात सोने से 10 मिनट पहले गुजरे हुए दिन का एहतसाब ज़रूर करें, अपना एहतसाब ज़रूर करें कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरा है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ मेरे साथ, और कल या फिर आइंदा आने वाले दिनों में मैंने ऐसी क्या गलतियां नहीं दोहरानी है। इसी तरह से आप सुबह जल्दी उठकर अपने दिन का आगाज़ भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और दूसरा, एक तो ये हम कर ही लेते हैं लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोचें और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश भी किया करें। किसी भी सिचुएशन में हो, खा वो ज़िंदगी मौत का मसला ना हो, लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचना है और वो आपको हमेशा आपके काम आती है। आपको कह लें कि किसी भी परेशानी से, किसी भी मसले से दो चार होने से बचाती है। मुझे ये लगता है कि मैंने तो ये आजमूदा कह लें कि फार्मूला है मेरे लिए कि आप कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसा मसला है, खा वो ज़िंदगी मौत का मसला ना हो तो वो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होता है। आपने सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है कि जो होगा आपके लिए बेहतर होगा। जो आपके लिए अल्लाह ने सोचा है ना आपके लिए वही होगा। कोई भी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता है। तो इसलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो जनाब आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम सब किसी ना किसी जिस्मानी या फिर ज़हनी तनाव का, दबाव का शिकार ज़रूर रहते हैं। नींद पूरी नहीं होती है, थकन हर वक्त हमारे सर पर सवार रहती है और जहन भी बेसुकून सा रहता है। अब ऐसे में योगा ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर करता है बल्कि हमारी जहनी सेहत को भी बहाल करता है। योगा कोई नया फैशन नहीं है बल्कि हज़ारों साल पुरानी एक मशक है जिसके फ़ायदे आज साइंसी तौर पर भी तस्लीम किए जा रहे हैं। तो हम आज के इस सेगमेंट में बात करेंगे कि योगा से हम किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और योगा से जवान किस तरह रहा जा सकता है। बिकॉज़ ये हर किसी का कंसर्न है कि हम ऐसी कौन सी आदत को डेवलप कर ले जिससे हम सदाबहार जवान रहें। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जवान रह सकते हैं थ्रू योगा? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फरीहा फैसल ने ज्वाइन किया है जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। फरीहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरीहा, ये तो सबसे पहले बताइए, जिस तरह
आजकल कंसर्न है कि जी योगा करने से या एक्सरसाइज करने से आप जवान रहते हैं, वाकई ऐसा है अगर योगा की बात की हाँ, जाए? अगर योगा की बात करें तो बिल्कुल आप जवान रहते हैं। अच्छा। तो पहले हम हमेशा अपनी एक लाइन बोलते थे, यू आर एज यंग एज योर स्पाइन, कि जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी जवान होगी उतने ही आप जवान नज़र आएंगे। और उसकी रीज़न क्या है कि विद टाइम जब आप एज करते हैं तो आप हल्का हल्का झुकना शुरू हो जाते हैं। अगर आप योगा या इससे मिलती जुलती जितनी भी प्रैक्टिसेस करेंगे उससे क्या होगा, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी और आपका पोस्चर सीधा रहेगा। और जितना आप सीधा रहते हैं, आप अक्सर देखें, अब जैसे अगर आप लोगों को देखें जो हमारी एयर फोर्सेस में हैं, वो क्यों इतने जवान नज़र आते हैं, वो उसका रीज़न ही ये है कि उनका पोस्चर हमेशा से सीधा होता है। हाँ। तो वो बहुत देर तक भी और बड़ी बड़ी उम्र में जाके भी वो यंग लग रहे होते हैं। तो उसका एक ये रीज़न है। फिर इसके अलावा हमारे इसमें हम फेस योगा कराते हैं, जिसमें मतलब फेस लिफ्ट, नेचुरल फेस लिफ्ट होता है। तो वो अगर आप करेंगे तो वो एक एंटी एजिंग है, तो आपको कोई भी मतलब बोटॉक्स और इस टाइप की चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भी एक एडेड आपका एडवांटेज है। मतलब उम्र तो आपने, एज तो आपकी होनी ही है, लेकिन ऑब्वियसली वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आप ये तो चले एज के हवाले से हो गया ना कि योगा में एज से रिलेटेड भी टेक्निक्स हैं। इसके अलावा किन किन बीमारियों का इलाज है इन योगा? देखिए मोस्टली जो है, जैसे बैक में अगर आपके पेन है उसका आपको इसमें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अदरवाइज़ भी अगर आप योगा के साथ मेडिटेशन करते हैं, जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छा, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। और वो यही है ना कि जितना आप माइंडफुल होंगे, जितना आप पॉजिटिव लाइफ में रहेंगे, तो आपकी बॉडी भी उस तरह से काम करती है। मतलब वेल बीइंग है ना आपकी, कि आप एक अच्छी चीज़ सोचना जब शुरू करेंगे, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हाय मुझे ये बीमारी होगी, अब तो मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज़ है आपको, तो अगर आप उसके बारे में सोचते ही रहेंगे, अच्छा नहीं अब तो मेरे, अगर आप उसकी साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में सोच सोच के पागल होते रहेंगे, तो फिर तो वो बढ़ेगा। हाँ। उसकी बजाय ये कि आप अपने ऊपर एक्शन लें, अपने आप को माइंडफुल रखें और थोड़ी सी एहतियातें करें। मतलब खाली एक्सरसाइज भी आपको 100% फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, उसके साथ आपकी डाइट आती है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आता है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन योगा जो है वो उसको क्या करता है, एक पुश देता है कि आप अच्छी तरह माइंडफुल होकर सोचें चीज़ें। मतलब आप कुछ खा रहे हैं तो आप सोच के खाएं। अगर आपको डायबिटीज़ है, कोई भी और बीमारी है, तो आपने अपने उसके हिसाब से सारी चीज़ें फिर देखनी होती हैं। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से हम लोग परफॉर्म भी कर लेते हैं कि किस तरह हमने घर पे रह के, जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए कुछ डेमो भी आप लेकर आई हैं, उनको बताएंगी कि वो घर पे किस तरह, ख़ास तौर पर आजकल जैसे ज़हनी बीमारियां या ज़हनी तनाव का शिकार हम रहते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, ख़्वाह वो मर्द हो या फिर ख़वातीन हो, वो काम कर रही हैं या फिर घर पे रह रही हैं, हर कोई इस चीज़ का शिकार हो रहा है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से फरिया उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग डिप्रेस्ड हैं, तो उसके लिए किस तरह की योगा की टेक्निक्स होनी चाहिए? अच्छा, उसमें तो जो है ना कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और अगर आपको एकदम से बैठे बैठे किसी चीज़ की बहुत टेंशन हो रही है, तो उसमें ये होता ही है कि अपनी एक तो पहले स्पाइन सीधी करें, सीधे होके बैठें, और उसके बाद जो है अपनी आंखें बंद करें और 3-4 लंबे गहरे सांस लें। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें 1-2 और टेक्निक्स भी आती है, जैसे मैं अभी आपको एक कराती हूँ। ब्रीद इन, आपने अपना ब्रेथ होल्ड करना है, होल्ड 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 एंड ब्रीद आउट। ठीक है, मुंह से सांस बाहर निकालें। एक ही इससे आपकी होती है, एक होता है पावर ब्रेथ, आप यू ब्रीद इन फ्रॉम द नोज एंड ब्रीद आउट विद द हार्ट। सो ये भी आपको एकदम से एनर्जी देता है। आप देखें, आप जो भी मतलब आप सोच रही होंगे, एकदम से आप इस टाइम प्रेजेंट में आ गई हैं। तो इस टाइप की टेक्निक्स जो है वो आपको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है। फिर एक होता है आपका जो आप योगा, वो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। आप इधर अपने रखते हैं, थंब दोनों फिंगर्स रखते हैं, एंड यू ब्रीद इन फ्रॉम द राइट एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट, एंड ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट। ये आप कोई, अब वही बात है कि हम यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो ये आप कोई 10 ईच साइड पे करें। ठीक है। तो उससे क्या होता है, एकदम से मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। जो आपका नर्वस सिस्टम है, बेसिकली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन होता है। तो आप जब ब्रीद इन फ्रॉम राइट करते हैं और लेफ्ट करते हैं, तो क्या होता है, आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है। ठीक है। सो ये इसलिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप एक मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं।
ठीक है, चले आइए फिर हम अब आप अपने मैट पर चलें और हमें बताएं कि मैट पर आप किस तरह की योगा टेक्निक्स जो है ना वो हमें आप करके दिखाएंगी। अच्छा, अब आपको ये पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हम टेक्स्ट करते हैं, ठीक है, हम ऐसे झुक के कर रहे होते हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक। टेक्स्ट नेक, हाँ, कि आप टेक्स्ट नेक करें तो आपकी गर्दन आगे आ जाती है, ठीक है। और खासतौर पर दूसरे जिनका कंप्यूटर के ऊपर काम होता है ना, स्क्रीन के ऊपर काम, जो आईटी बेस्ड लोग कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी ये नेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, जो डेस्क के ऊपर करते हैं उनको तो होता ही होता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल पूरी जो आवाम है वो फ़ोन में जो है ऐसे करके फ़ोन देख रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अपनी गर्दन जो है, ये वाले मसल हैं, इनको आपने इनका जो है वो वर्कआउट करना होता है। अच्छा। और जो शोल्डर है, शोल्डर भी आपका जो होता है ना, हेड फिक्स्ड होता है फ्रंट की तरफ, तो आपका ये जो ईयर्स हैं आपके शोल्डर लेवल पे होने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है, तो इसको सही करने का तरीका ये है कि आप पहले इस तरह अपनी फिक्स करें, ठीक है, और इसके बाद आप इसको बिल्कुल पीछे लेके जाने की कोशिश करें, ऐसे जितना आप रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद आपका शोल्डर जो है आप झुकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो और 90% आपकी जो होती है वो कमर दर्द जो होती है वो आपके पोस्चर की वजह से होती है। बाकी इंजरी तो होती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लेटर एज में जाके जो आपको आइडेंटिफाई होता है। तो उसके लिए आपको शोल्डर कैसे करने हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है, ऐसे। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर के मसल थोड़े से और आप हो गए और आपका पोस्चर ठीक होगा। तो ये आप कोई 4 से 5 दफ़ा करें, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है YLTW, और जो मैं आपको जितना भी अभी योगा बता रही हूँ ना, ये हर एज का बंदा कर सकता है, मतलब वो छोटा है, बड़ा है, 18 प्लस है, और फिर उसके बाद आपको अगर 40 प्लस है, 40 प्लस है, हाँ, 60 प्लस ये है, बेसिक, कोई भी कर सकते हैं। जी, ये बिल्कुल बेसिक आपको मैं स्टेप्स बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, आप बनाते हैं एक, ये बनाते हैं पहले Y, ठीक है, ये आपने इसमें 5 ब्रेथ्स लेने हैं, फिर आपने बनाना है ये L, ओके, फिर आपने करना है ये T, और फिर उसके बाद ये W, ठीक है। और ये आपने कोई 5 ब्रेथ्स हर उसमें एक आपने ये रिपीट करने हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी कि हम क्या कर सकते हैं अपना, अब जो है ये तो मैंने आपको शोल्डर का बता दिया कि आपने इसको रिलैक्स करना है। फिर उसके बाद हमारी गर्दन जो है ये सबसे सेंसिटिव मसल होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना डेली जो है हम अपना हाथ लेकर आएंगे ऐसे, और हम अपनी गर्दन को राइट साइड पे थोड़ा सा टर्न करेंगे, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रेच फील होगा जो कि आपकी नेक के मसल को रिलैक्स करेगा, ठीक हो गया। फिर ब्रीद इन एंड फिर ब्रीद आउट करेंगे, और यही चीज़ हम क्या करेंगे दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे ऐसे, और फिर हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी हमें साथ साथ बता दें कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योगा, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप कब योगा करें, सुबह में करें, शाम में करें, दोपहर में करें, किस टाइम पे करें। अच्छा, अब उसमें आइडियल तो ये होता है कि आप सुबह उठते साथ ही योगा कर लें। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में अपना वो इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त दिया है कि नमाज पढ़ें, थोड़ी सी चहलकदमी करें, वॉक करें, और उसके बाद आप योगा भी इसमें ऐड करते हैं। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपको दिन में सुबह के टाइम आपको नहीं टाइम मिलता, आपने ऑफिस जाना है और आपको चैलेंजिंग लाइफस्टाइल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपकी एटलीस्ट 2 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए, कि उससे 2 या 3 घंटे पहले आपने मील नहीं कोई खाना, मतलब कोई स्नैक टाइप खा सकते हैं, ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ खाएं ना, मतलब कुछ थोड़ी बहुत कॉफ़ी पी लें, या आप कोई खजूर खा लें, या कोई फ्रूट खा लें, उसके साथ 1-2 घंटे के बाद आप ये वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब योगा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि मॉर्निंग इज़ एन आइडियल टाइम, बाकी फिर आप दिन में किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। बट ये आपने इंश्योर करना है कि उससे पहले आपने पूरा भर के पेट खाना ना खा लें, और वो कोई किसी भी एक्सरसाइज के लिए यही है कि जी आप अपना एम्प्टी स्टमक रखें और फिर एक्सरसाइज करें, उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, वरना आप परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम अब बैक टू दोबारा से हम आते हैं शोल्डर का, और मैंने वो बता दिया, नेक का भी बता दिया, और इसके अलावा ये कि शोल्डर में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपना स्टोर करते हैं, तो शोल्डर के आपने ऐसे रोटेशन करनी है, दिस इज बेसिकली ऑल जॉइंट रोटेशन। और फिर फ्रंट पे 1 2 and 3 सो ये, और फिर उसके बाद आप हिप की अपनी रोटेशन करेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट,
जो भी आप ये परफॉर्म करें इसको 3 टाइम्स आपने ठीक रिपीट है। करना है और फिर लेफ्ट टू राइट। और ये सारी जितनी भी आप हमें बता रही हैं करने, ये हमारी बैक के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे? पूरी ओवरऑल बॉडी, ठीक आपके है। जो जॉइंट मसल है ना इसमें वो एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि ठीक। बैक का मसल जो है ना वो ज़्यादातर प्रॉब्लमाटिक होता है ना, आजकल बैक का प्रॉब्लम हर किसी को हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। खवातीन को यूजुअली बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ऐसा बताएं कि जिनको बैक का मसल जिनके स्ट्रांग नहीं है, कोर स्ट्रांग नहीं है, वो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं? अच्छा, उसमें ये कि अभी मैं एक्सटेंडिंग आपको बताती हाँ। हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं ट्री पोज। अब Tree ये pose। इसका ये जो है ये बेसिक है ओके, कि आप अपनी जो है लेफ्ट नी इस तरह से रखें एंड ठीक है। यू विल ब्रीद इन। आप अपने हाथ करेंगे कनेक्ट और आप अपनी बॉडी को करेंगे स्ट्रेच। ठीक है, मतलब ये आपको सबसे पहले आपका जो पैरों का पोज है ना Pose है, हाँ। वो देखना चाहिए। और इसमें ये है कि ये पीछे वॉल सपोर्ट है तो आप वॉल सपोर्ट भी ले हाँ सकते ठीक हैं। है, मतलब आप बैलेंस नहीं कर Balance पा नहीं रहे कर हैं पा रहे तो तो- आप अपनी वॉल का सपोर्ट हाँ। भी ले सकते तो हैं। ये तो आप इसका- ये जरा पैरों का जो है ना पोस्चर देखें कि आपने किस तरह अपने पाँव रखने हैं। ये ट्री पोज हो गया आपका। हाँ, ये ट्री हो गया और इसका मैक्सिमम जो होता है वो आप अपने अंडर थाई रखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है। राइट और लेफ्ट दोनों करने हैं और ये आपके कोर के मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इस तरह आपके जो पाँव हैं उनका मतलब आपकी जो हील है दूसरे पाँव की वो आपके एंकल को टच करनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने वही अपने हाथ ये ट्री पोज बनाना है आप। ऐसे अपने हाथ ठीक सीधे है। कर लेंगे और ओके फिर बहुत आहिस्तगी के साथ अपने हाथों को वापस आपने लेकर आना है। ओके, और ये हमारा कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करने के कोर लिए। मसल को स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें स्टैंडिंग में मैं एक और आपको बताऊंगी कि आपने अपने हाथों को यहाँ पर तक लेकर आना है, शोल्डर लेवल पे। आपने ब्रीद इन करना है, मेक श्योर कि आपके शोल्डर डिस्टेंस हो आपके फीट। ओके। ठीक है, और आपने ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट। इसको कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट। ओके, फिर उसके बाद ब्रीद इन और फिर उसके बाद वापस जितना आप होल्ड कर सकते हैं आप उतना होल्ड करें एंड बी कंफर्टेबल इन योर ओन बॉडी। इसमें कोई ये नहीं है कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है कि हाँ कोई जी। अगर 3 मिनट कर रहा है तो हमने भी 3 मिनट करना है। हम 5 मिनट ही करेंगे तो फिर ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्ट्रेचिंग आपकी हाँ। क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, अब हम जो है थोड़ा सा ज़रा बैठ के बता देते हैं 1-2 पोज। सो आपके हाथ साइड पे होंगे और आप अपने हाथों को जॉइन करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट और विद ईच ब्रीद आउट आप गो टॉलर एंड फील द स्ट्रेच इन योर कोर रीजन एज वेल। ओके। अच्छा, ये वो पोज है कि यूजुअली हम इसको फिल्मों में भी देखते हैं, ड्रामा में भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी, मतलब कमर्शियल्स में भी देखते हैं कि योगा इस तरह होता है खास तौर पर। हाँ, और वो बहुत कॉमन सा है जो कोबरा लोग बनाते हैं। कोबरा भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके अलावा जो है आप एक चाइल्ड्स पोज है जो कि सबका बड़ा फेवरेट होता है। अच्छा, और वो किसके लिए, मतलब वो भी बैक के लिए, बैक के हाँ, muscles बैक के लिए भी, और वैसे भी रिस्टोरेटिव है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने हाथ अपने ऐसे रखने हैं एंड ओके, सजदे की हालत में चले जाना है। ठीक है। ब्रीद इन एंड ब्रीद और आउट। ये चाइल्ड पोज इसको कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड्स को इसलिए कहते हैं कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हम इस डायरेक्शन में होते हैं, Okay. इसलिए दैट्स कॉल्ड द चाइल्ड्स पोज। ओके, ठीक है। और ये भी हर कोई कर सकता है, ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है, हर कोई कर सकता है। हाँ, और एक और मैं बताती हूँ जो कि स्पाइन के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए। उसमें आपने लाई फ्लैट ऐसे और आपके हाथ साइड पे होंगे। ठीक है। और आपने ब्रिज बनाना है ऐसे, और यहाँ पे आपने 5 ब्रेथ्स लेने हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ठीक है, एंड रिलैक्स। और बहुत आहिस्ता से नीचे आना है। आपने बहुत जेंटल रहना है जब आप योगा कर रहे होते हैं, बिकॉज अगर आपको कोई इंजरी होगी तो वो बहुत बुरी होगी। अच्छा, तो इसलिए योगा में जितना भी करना है आपने बहुत आराम से, मतलब हाथ ला रहे हैं तो बहुत आहिस्तगी से नीचे लेकर Okay. आए
और बहुत आराम से ऊपर अच्छा, लेके ये जाएं। जब हम फरिया जब योगा भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी हमें बता दें, बिकॉज आपको पता है कि जब हम स्टार्टिंग में जिम जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स क्रैम्पिंग होना शुरू हो जाती है, थोड़ी स्टिफनेस हो जाती है। तो अगर हम योगा भी करेंगे, योगा में भी ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे तो उसमें भी ये हो सकता है, बिकॉज फिर लोग परेशान हो जाते हैं ना कि ये तो हमें क्रैम्प्स पड़ गए, हमारी तो टांगों में दर्द होना शुरू हो गई, तो हमने नहीं जाना जिम। अच्छा देखिए, योगा में जो है ना, कोई भी आपको सच इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि जी आप वही चीज़ करें, लिसन टू योर बॉडी। आपने अपनी बॉडी को सुनना है कि अगर आपकी बॉडी कह रही है कि नहीं ये मैं करूँगी तो मुझे कोई मतलब मेरा कोई मसल पुल हो जाएगा, तो वो आप बेशक ना करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपकी जो है वो स्ट्रेंथ बनती है और आपकी वो जो स्ट्रेचिंग है वो बेहतर होती है विद टाइम। मतलब अगर ऐसे कर रही हूँ, स्पाइनल ट्विस्ट कर रही हूँ, तो मैं बहुत पीछे तक जा सकती हूँ। तो कोई जो बिगनर है तो वो शायद यहीं पे रुक जाए, मतलब उसकी इतनी स्टिफ बॉडी होती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी बॉडी का अपना हिसाब है, दूसरे की बॉडी का अपना हिसाब होगा, तो आपने अपनी बॉडी के हिसाब से अपने आपको लेके चलना। और आहिस्ता आहिस्ता करके ये बिल्डअप होता है, और आप बेसिक से शुरू करके उसके बाद आप आगे इसको एडवांस लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब जिम भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, पिलाटिस भी करती हूँ। अच्छा। तो मुझे आज तक योगा से कभी भी कोई क्रैम्प्स नहीं पड़े, बल्कि उसमें वो ठीक होते हैं। ओके, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप ये सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपको हाई मतलब कोई ऐसा आपको चीज़ भी नहीं चाहिए, एक योगा मैट चाहिए ना बस बिल्कुल, आपको। हाँ जी, एक और आप आपने योगा इजीली मैट घर में परफॉर्म कर सकते हैं इसका। सही है। अच्छा, दूसरा स्किन ग्लोइंग के लिए भी कोई योगाज होते हैं? देखिए, स्किन ग्लो के लिए ये होता है कि फेस योगा होता है। हाँ, फेस योगा। हाँ, तो उसमें ये होता है कि आप पहले अपने फेस को टैप करते हैं ऐसे पूरे फेस में, ताकि आपके जो ये है फेस की ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। ठीक है। और ट्राई टू कीप योर आईज क्लोज। ऐसे ऐसे आपने दोनों वो बनानी। ठीक है। ऐसे आपने पहले ये कर लिया, उसके बाद आपने अपना मसाज करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत लेटर एज में, थोड़ी सी एज जब होती है तो आपकी वाटर रिटेंशन होती है। अच्छा। तो यहाँ से आप ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद ये आपकी साइड्स हैं जो बेसिकली आपकी यहाँ पे वाटर रिटेन करती हैं। तो आप जब इनको मसाज करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो भी ठीक होता है, और आपका फेस जो है, जो वाटर रिटेंशन है, स्वेलिंग होती है, वो इससे कम होती है। हम उठते हैं ना तो बहुत हमारा फेस स्वेल हुआ होता है। हाँ, और एक और चीज़ होती है कि ये जब आप क्रीम भी लगाएं तो आप ऐसे करके लगाएं। मतलब ये नहीं कि यूं ऐसे, मतलब ऊपर इस डायरेक्शन में। ठीक है। इससे भी क्या है कि आप खुद से ऑटोमेटिकली देखें ना कि आपका फेस लिफ्ट हो रहा है, आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही है। ठीक है। इस तरह से। और बाकी ये कि मुंह खोल के आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर प्लस है जिनको जॉ लाइन का वो है कि जी हमारी जॉ लाइन डिफाइन हो, तो आपने इस तरह से करके ऊपर देखना है, और यहाँ पे आपको स्ट्रेच पड़ेगा, तो यहाँ पे आपकी स्किन टाइट होगी इधर से, और फिर इसी तरह दूसरी तरफ से आपने दिस इज बेसिकली आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ठीक है। मतलब ये है, आप अपने फेस योगा कर सकते हैं। अगर आपको रिंकल्स हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा पफीनेस रहती है, या फिर आप अपनी जॉ लाइन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फेस लिफ्टिंग योगा भी आपको हमने करके दिखा दिया है। दूसरा, हम डिफरेंट योगाज थे जो कि फरिया कर रही थी कि आप घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो फरीहा फैसल ने हमें ज्वाइन किया था। फरीहा, थैंक यू सो मच कि आप आई और हमें आपने करके दिखाया। यहाँ पर एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से, क्योंकि ईद आ रही है ना, तो ईद से पहले हर कोई ये चाहता है कि जनाब हम खूबसूरत नज़र आएँ, और जितनी भी कह लें कि इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्परफेक्शनिस्ट है, जो भी चीज़ें हमारे चेहरे पर हैं, वो पिंपल्स हों, दाग धब्बे हों, या डबल स्किन हमारी हो गई हुई है, टू टो स्किन हो गई हुई है, उसको किस तरह हमने कम करना है ना, ये सारी चीज़ें ना ये एक पूरे हफ्ते में हमने करनी होती है। तो आज उसी का हल हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से लोग हैं जिनका बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ पैर और जैसे फेस और गर्दन है वो
ज़्यादा कह लें कि फेस कर रही होती है गर्दो गुबार को, दूसरा जितनी भी रेस पड़ रही होती है हमें सूरज की, तो उसकी वजह से थोड़ी टैनिंग हो जाती है आपके बाजुओं पर, आपके हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, फेस पे, तो वो बाकी जिस्म से आपके बिल्कुल अलग लग रही होती है, तो उनका रंग बड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, घर में ऐसी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा कि जिस तरह आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है कि जनाब आपके फेशियल हेयर्स हैं तो आप उसके लिए लेज़र करा लें, तो लेज़र कराने के लिए भी क्या कह लें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। और आजकल सैलून्स में भी 1000 रुपये का लेज़र भी हो रहा है, 1500 का लेज़र भी हो रहा है, तो क्या इसकी ज़रूरत है और क्या इतने थोड़े पैसों में सही लेज़र वो कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको भी आज हमने इन डिस्कशन लेकर आना है। तो आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि स्किन केयर के हवाले से हमें बताएंगी, इन ट्रीटमेंट्स के हवाले से हमें बताएंगी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ईमा शाहीन ने हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ईमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ डॉक्टर तैयबा जाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है, एस्थेटिक फिजिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तैयबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो डॉक्टर ईमा, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। ये आज हमने 2 चीज़ों को हाईलाइट करना है। एक तो जैसे बाहर गर्मी, हम पहले भी बात करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, सूरज से बाहर निकलते हैं, तो उनकी मुंह का कलर, गर्दन का, हाथ पैरों का कलर थोड़ा सा टैन हो जाता है, अलग ही लग रहा होता है वो आपका पार्ट जो है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ईद भी आने वाली है, तो ईद से पहले ऐसी कौन सी रेमेडीज़ है, कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम इनके लिए ले सकते हैं? अब जैसे आपने बात की, जिसे हम बेसिकली टैनिंग कहते हैं या रंग डार्क हो जाना, बहुत ज़्यादा ये गर्मियों में कंसर्न होता है ऑलमोस्ट सभी का, क्योंकि कुछ ना कुछ सन एक्सपोजर, सन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है और इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए सबका ही हो जाता है। एक तो बात ये है कि ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि लास्ट मोमेंट पे आके आप काम करें, लेकिन लास्ट मोमेंट रह गया तो चलें लास्ट मोमेंट पे क्या कर सकते हैं उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आयत, आप सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। सन ब्लॉक्स के साथ सन प्रोटेक्शन। सन ब्लॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने धूप में चले जाना है कुछ भी पहने बगैर। अगर जहाँ तक पॉसिबल है आप फिज़िकल प्रोटेक्शन, जो छतरी की टर्म में टोपी, दुपट्टा, उससे हम अच्छी फ़िज़िकल प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। ख़ास तौर से जो लोग ड्राइव करते हैं उनके हाथों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, सन ब्लॉक हाथों पर भी लगाएं, साथ में आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करें, खुले जूते हमें प्यारे भी बड़े लगते हैं, लेकिन जब पाँव काले हो जाते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जहाँ तक मुमकिन हो ज़रा कवर्ड जूते इस्तेमाल करें, चलें जब आपने फ़ैशन करना है, ताकि वो पाँव अच्छे नज़र आएँ। फिर अब अगर टैनिंग हो गई है, टैनिंग के बाद ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो थोड़ा बहुत आप घर में कर सकते हैं, स्क्रब्स होममेड होते हैं, लोग कॉफ़ी शुगर वगैरह मिला के वो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी थोड़ा जो है जो प्यूमिन स्टोन वगैरह के साथ करते हैं, उससे भी जो आपकी टैन स्किन है, यू कैन गेट रिड ऑफ दैट वंस इट गेट्स टू द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी टैनिंग हो गई है। तो अब वो टैनिंग की जो अपर लेयर में ज़्यादा टैनिंग चली गई है, उसके लिए केमिकल पील्स भी किए जा सकते हैं। हाथों पाँव का हाइड्रा फेशियल तक मुमकिन है। उसके अलावा ये है कि आप अगर और ज़्यादा एडवांसमेंट में जाना चाहती हैं तो लाइटनिंग लेजर्स भी होते हैं, दोज लेजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम हेयर लेज़र, तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या किस टाइप की टैनिंग हुई है और उसके बाद आप क्या चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो आप घर पे भी कुछ कर सकते हैं चीज़ें, और अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग होगी तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ही आपको जो है ना वो डॉक्टर से जाके पता करना पड़ेगा कि अब आपको क्या सूट करता है। मुनीबा, यहाँ मैं एक बात एम्फसाइज ये करूँगी कि ठीक है, थोड़े बहुत जो आप लगाने की चीज़ें जो हाउस होल्ड में होती हैं, अगर आप पहले भी यूज़ करते रहें ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अपनी मर्ज़ी से उल्टी पुल्टी चीज़ें मत लगाएं, क्योंकि कई दफ़ा लोग क्रीम्स लगा लेते हैं, उसकी इंस्टेंट वाइटनिंग आती है, स्टीरॉइड्स होते हैं, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको एकदम तो वो बहुत ग्लो नज़र आएगा, लॉन्गर टर्म वो इतना ख़राब हो जाता है कि उसको ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल भी हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है।
अच्छा, अब जैसे आपने ये क्रीम्स की बात की है, आजकल बहुत सारी क्रीम्स हैं आई हुई हैं और दूसरा मेडिकेटेड भी हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, जी आप ये फलां लगा लें, ये मेडिकेटेड है और इससे कोई फ़र्क नहीं, मतलब इसका कोई हार्म नहीं है, आपकी छाइयाँ दूर हो जाएंगी, आपकी पिगमेंटेशन है वो दूर हो जाएगी, टू टोन स्किन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं हम? देखिए, अब यहाँ पे अगेन मैं ज़ाहिर है ऑब्वियसली आई गो बैक टू साइंस। हाँ, स्किन का जो कलर, जो टैनिंग या डार्क स्किन ज़्यादातर या अनइवन स्किन टोन, वो मेलानिन की वजह से, जो ब्लैक पिगमेंट स्किन का नेचुरल है और नॉर्मल है, उसकी वजह से होती है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हार्मफुल नहीं हैं, ठीक है, और वो स्किन के टैनिंग के प्रोसेस को कम करती हैं, अच्छा, उसको स्लो डाउन करती हैं, होने नहीं देती हैं, हो गया तो उसके रिवर्सल में हेल्प करती हैं। लेकिन उसमें बात ये आ जाती है कि फिर ये ओवर द काउंटर चीज़ें कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली तो इवन वो गुड आपको, ब्रांड्स हाँ, के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो क्लेम नहीं करते लेकिन उसके अंदर स्टीरॉइड्स और मर्करी टाइप मसला की ये होता है चीज़ें ना कि शामिल आप होती किसी हैं। से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के नहीं आप करते ना कि कितनी देर आपने यूज़ करनी है, कितनी देर नहीं करनी है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है जिन्होंने ज्वाइन किया है, समन है, लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं समन? मैं भी ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। थैंक यू। पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे ना अपनी ईद के लिए ना सूट का गिफ्ट चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, अब मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहूँगी, मेरी जी, आंखों के नीचे हल्की हैं, अच्छा, बता दें, और मुझे सूट का गिफ्ट मिलेगा? जी जी, आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलें जी, समन हमारे साथ मौजूद थी। समन, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा जी आंखों के गिर्द जो है ना वो हल्के हैं, ये हर किसी का मसला होता जा रहा है, तो आंखों के गिर्द हल्कों के लिए क्या करें? पहली बात, ये जाते भी हैं हल्के के नहीं जाते हैं? देखिए, इसमें बात ये है कि अगेन जो एक 1-to-1 कंसल्टेशन होती है, जो कस्टमाइज चीज़ होती है, उसकी रिप्लेसमेंट जनरल वाइज नहीं है। बहरहाल एक ओवरऑल मैं बताऊंगी कि हल्कों की वजूहात काफ़ी होती हैं। उसमें कुछ ये होते हैं कि मौरूसी तौर पे होते हैं, जो अच्छा, आपको बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, वो उसके अलावा ये है कि इसकी जो बैकग्राउंड रीजंस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो यंगर एज ग्रुप में आती है कि जी आपकी पिगमेंटेशन है। उसके बाद ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत थिन है तो यहाँ पे जो ब्लू वेसल्स अपीयर हो जाती हैं, उसकी वजह से नज़र आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम लॉस जो यूजुअली एजिंग के साथ ज़्यादा आता है कि जी आपके फेस में फ़ैट कम हो रही है, तो वो उसकी वजह से वो हल्कों की शक्ल में नज़र आती है। लास्ट और नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपकी आंखें इस तरह की होती हैं कि आपकी डीप सेट आइज हैं, कि आपका जो ऑर्बिट होता है, जो यहाँ की बोन होती है, उसका शेडो बेसिकली पड़ रहा होता है। तो हर टाइप के हल्कों का ट्रीटमेंट फ़र्क है। उसमें बात सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इजी काम सब आराम से कर सकते हैं, एक तो अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें, क्योंकि पानी की कमी होगी तो वो हल्के और नुमाया हो जाते हैं। गर्मी का मौसम है, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। पानी मीन्स प्लेन वाटर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन ऐड कर लें। सिकंजी बीन टाइप, ORS टाइप इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि आंखों के गिर्द भी, आंखें आपके चेहरे से अलग नहीं है, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। आंखों के गिर्द लगाने वाली वेरियस क्रीम्स अवेलेबल हैं जो आंखों को सूद करती हैं, जो स्वेलिंग वगैरह आंखों की गिर्द आई होती है वो बेहतर करती हैं, पिगमेंटेशन को भी इम्प्रूव करती हैं, तो वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इन जनरल मेजर्स के साथ अगर आपके हल्के, और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन, जो जेन जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी उसकी वजह से आंखें टायर्ड हो जाती हैं, उनके इधर उधर ब्लड वेसल्स में एनगॉर्जमेंट, यानी बहुत ज़्यादा आपका समझ लें कि पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और वो पाइप फटता है। अब जब वो पाइप फटता है, वो थोड़ा मतलब स्लोली फटता है, आपको ब्रूजेस नहीं नजर आएंगे, लेकिन पिगमेंटेशन आंखों की गिर्द बढ़ती जाती है। तो आप ये स्क्रीन्स को जहाँ तक मुमकिन हो कम करें, जितना कम हो सकता है ना उतना कम करें। अब डॉक्टर तैयबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर तैयबा, जिस तरह डॉक्टर हेमा बता रही थी कि आपकी डिफरेंट आदत है ना, जिसकी वजह से अब माशाल्लाह आप खुद इतनी प्यारी हैं, आपकी स्किन भी इतनी खूबसूरत आपने रखी हुई है, अच्छी रखी हुई है, तो आप क्या बताएंगी घर में टोटके हमें करने चाहिए? यूजुअली मुझे याद है कि जब टैनिंग हो जाती है ना, तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि आप ना बेसन यूज़ करो, बेसन में लेमन डाल के, उसमें हनी डाल के, उसका पेस्ट बना के आप लगाओ। हम बचपन से लगा रहे हैं, मतलब हमारी माएँ जो है यही टोटके, घरेलू टोटके किया करती थी, तो वो कहती हैं जी ये बड़ा कारआमद है, फ़ायदेमंद भी है। तो हमें क्या ये चीज़ सूट करती है या हमें करनी चाहिए इन चीज़ों को?
अच्छा, ऐसा है कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। अच्छा, घरेलू टोटकों पे बिल्कुल मैं बिलीव नहीं करती। समटाइम ये होता है कि हर किसी के लिए ये चीज़ बेहतर नहीं होती। सब कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, ठीक है। हम बेसन का इस्तेमाल करके उसे एक्नी से भर देते हैं। ओह। तो इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि लेमन, पता नहीं क्या क्या हाँ। देखा जाता है, लेमन मिक्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आई डोंट थिंक ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। अच्छा। हम अपनी डाइट ऐसी रखें, ठीक है। ये ऑयल फ्री डाइट रखें, अच्छी डाइट रखें, वेजिटेबल्स को ऐड करें अपनी लाइफ में, फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करें, तो इट्स मोर देन एनफ। ठीक तो है। मेरा नहीं ख्याल कि घरेलू टोटके आप कहती हैं कि नहीं करने चाहिए। सन ब्लॉक यूज कर लें, ठीक है, बस, वो ज्यादा बेहतर है। चले, आयशा अपनी है हमारे cleansing साथ एक का। कॉलर, Yes, yes. डॉक्टर तैयबा, जी, वो उकाड़ा से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा, आप ठीक है? हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल था, ये स्किन स्पेशलिस्ट से। जी जी। मेरे नाक पर पिगमेंटेशन है, मेरी उम्र 24 साल है। आपकी उम्र 24 साल है और आपके फेस पे पिगमेंटेशन, आप ये कह रही हैं? मेरे फेस पे, नाक पर, नोज पर। अच्छा, नाक पे सिर्फ पिगमेंटेशन है। हाँ जी, तो इसके लिए बहुत सारी क्रीमें वगैरह इस्तेमाल की हैं, लेकिन ना कोई सही हल मिल नहीं रहा। थोड़ी देर इस्तेमाल करते हैं, सही हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसके लिए कोई मुझे बताए क्या हल है इसका, मैं तो बहुत परेशान हूँ। चले, आप परेशान ना हो, आप हमारा शो देखें, उसमें हम आपको इसका हल बताते हैं। थैंक यू सो मच आयशा। डॉक्टर तैयबा क्या कहेंगी? वो कहती है नाक पे सिर्फ खाली पिगमेंटेशन है, बहुत सारी क्रीम्स भी, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर ली, लेकिन जब तक यूज़ करते हैं तब तक सही है, उसके बाद जो है ना वो वैसी हो जाती है। हाँ, इसमें ये ना थोड़ा सा हिस्ट्री भी अगर इनकी पता चल जाए। यहाँ तो हमारा HB लेवल नॉर्मल होना चाहिए। अगर HB लेवल कम हो तो इस किस्म के इश्यूज देखने में आते हैं। दूसरा, हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है सन ब्लॉक की। सन ब्लॉक्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन मज़ीद बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहते हो आयशा कि इसको स्टॉप करो या इसे थोड़ा सा इनके फैलने से रोका जाए, तो सन ब्लॉक का बहुत इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा। दूसरा, वो जो स्टेरॉइडल क्रीम्स या कुछ ऐसी क्रीम्स जो कि वाइटनिंग के लिए यूज़ की गई हैं, हाँ। बेसिकली हिस्ट्री निकलती है, वो अच्छा। की गई होती हैं वो यूज़। यही कह रही है ना, मैंने ऐसी क्रीम्स यूज की हैं जो लगाती हूँ तो हाँ। सही रहती हैं, और जब बंद करते हैं तो वो दोबारा से वैसे ही हो जाता है मामला। मुझे यकीन है कि वो मेडिकेटेड क्रीम्स नहीं होंगी। ओके, वो ओके। वही फेयरनेस क्रीम्स होंगी जो कि लोग में कल की बात है, क्लिनिक में आए हुए थे कि हमने अपनी मेड से बनवाई थी ऐसी क्रीम कि जी वो हमारी हमसायों ने यूज़ की थी, ऐसे चिट्टे गोरे हो गए थे। मैंने Oh कहा my अब ज़रा God. जाके उन हमसायों का हाल देखना, वो पिगमेंटेशन से भरे होंगे। ये आपको टेम्परेरी ब्राइटनेस देता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला क्रीम्स हैं, मगर ये फ्यूचर में जाके आपके लिए बहुत डेंजरस हैं। इनको स्टॉप करें, अपना जो कलर है उसको अपनाएं, प्यारा कलर है उसी को ग्लो करें। कैसे करना है? क्लिनजिंग करें, सन ब्लॉक लगाएं, आप अपने कलर में अच्छे लगते हो। फिर पिगमेंटेशन का तो इलाज बहुत लंबा है। अच्छा। वो फिर जाहिर बात है, वो टचअप्स, बार सेशंस, और एक्सपेंसिव भी, कॉस्ट भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। फ़िलहाल इनको चाहिए कि अपनी डॉक्टर से एक दफ़ा रब्ता करें जहाँ ये फिजिकली जा सकती हैं, ठीक है, ताकि इनकी बट इन्वेस्टिगेशन ऐसी की कोई जाए। मेडिकेटेड भी क्रीम्स हैं? हाँ, जैसे मैं डॉक्टर medicated इमा से creams। बात की थी कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमें नजर आते हैं जो हाँ। कि क्रीम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, जी ये मेडिकेटेड है, हम भी यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यूज कर लें, तो फिर लोग जो उनकी फैन इस फॉलोइंग तरह होती है फॉलो लोग नहीं करते करना हैं। चाहिए, इस तरह नहीं फॉलो करना चाहिए। ठीक आप है। एक दफ़ा अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपनी स्किन दिखाएं, फिर वो वर्कअप करेंगे, उनके गाइडेंस में यूज़ करें जो भी करना है। एक कॉलर है अनमोल, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल करना चाहेंगी? मेरा फेस के ऊपर ना ब्लैक दाने बनते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज करती हूँ, जैसे क्रीम वगैरह मैं नहीं यूज करती हूँ, जैसे ये क्रीम वगैरह। ठीक है, मतलब आप कुछ भी यूज़ करती हैं तो उसके बाद आपके दाने बन जाते हैं, ब्लैक दाने बन जाते हैं। ठीक है अनमोल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैयबा, क्या इससे समझ आएगी आपको? ये कहना कि- चाह रही हैं कि मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ तो ब्लैक हेड्स बन जाते अच्छा, हैं। ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स हो ठीक है। जाते हैं। एक्चुअली ये जो भी यूज़ कर रही हैं, या तो ये इनकी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, ओके। कोई इस तरह की हैवी चीज़ यूज़ कर रही है, हो सकता है इनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली हो। हाँ। ये ऐसी कुछ चीज़ यूज़ करती हैं जो कि इनके लिए स्किन में जाके मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट कर है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फैंसी क्रीम्स वगैरह बंद करें। मैं वही कहूँगी, दोबारा एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बहुत से हल हैं, पील्स की जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हैं अपनी स्किन के अच्छा। लिए,
तो वो ज़रा मियाना रवि संभल से के। चलें। हाँ, और प्लीज़ कंसल्ट ठीक है। करें। अच्छा, ब्लैक हेड्स के लिए आजकल वो जो स्ट्रिप्स भी यूज़ की जा रही होती है, नाक पे लगा लें, या ऐसे मास्क हैं जो कि आप पूरा लगाएंगे, चारकोल मास्क, और आपके फेस के ब्लैक हेड्स निकाल देंगे। ठीक है, ये कुछ फैंसी ट्रीटमेंट्स हैं, मगर बेसिक आप स्क्रबिंग भी अच्छी कर लो और हैवी इस तरह की फैंसी क्रीम्स को अवॉइड करो तो ये चीज़ें नहीं होंगी। एक्चुअली ये ब्लैक हेड्स जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स या और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जमा हो जाने को कहते हैं, तो उनको अच्छे से स्क्रब आउट कर लें और अपनी स्किन की क्लिनजिंग अच्छी करें तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। ठीक हैवी है। डोजेस की क्रीम्स ना यूज़ करें। मतलब आपकी जो डेड स्किन होती है ना, उसकी वजह से जी, होना जी, शुरू हो बिल्कुल जाते ऐसे हैं। ही ठीक है। है, एक और कॉलर है कंदील, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहेंगी आप? मैंने आपसे एक सवाल करना था ग्लूटाथायोन के बारे में। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ग्लूटाथायोन के हवाले से उन्होंने पूछा है जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? लेकिन ग्लूटाथायोन की भी बहुत ज़्यादा हाइप है। हाँ। अब उसमें ये है कि मुझे ग्लूटाथायोन लगता है उन्होंने भी कहीं से देखे ना सोशल मीडिया से ग्लूटाथायोन की, या तो वो कोई परचेज कर ली है, कोई क्रीम या फिर ऐसी कोई चीज़। अच्छा, ग्लूटाथायोन इस तरह है कि ये बॉडी में नेचुरली होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा। ये इसका बाय द वे डिस्कवरी स्किन लाइटनिंग में इस तरह हुई थी कि ये कीमोथेरेप्यूटिक्स जब दे रहे होते हैं, यानी कैंसर की दवाइयाँ, उसके साथ डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ग्लूटाथायोन दिया जाता है हाई डोजेज में, उससे स्किन लाइटनिंग। अब वो मेलानिन 2 टाइप की होती है, जो डार्क मेलानिन होता है उसको लाइटर में कन्वर्ट कर देता है, आम लोगों के लिए आसानी है। अब उसमें बात ये है कि ग्लूटाथायोन का अभी जो आप ओरल या लगाने वाला, यानी खाने वाला या लगाने वाला जो ग्लूटाथायोन है, तो उसका अगर वो ग्लूटाथायोन ही है तो उसका ऐसा नुकसान कोई नहीं है। अच्छा। कुछ लोगों में बहुत इफेक्टिव पाया जाता है, तो बहुत इसको विटामिन सी के साथ हाई डोज के साथ लिया जाता है, इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है उसके साथ। तो अगर आप ओरल लेना चाहती हैं तो वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट क्योंकि है तो स्किन की लाइटनिंग में भी हेल्प करेगा और स्किन को फ्रेश भी मतलब करेगा। ऐसा जिसका कोई नुकसान नहीं इसका है, ऐसा- अगर आप सही में ग्लूटाथायोन ही आप ले रहे हैं तो। एक्चुअली ले रहे हैं। ओके। आईवी के रिगार्डिंग कुछ रिजर्वेशंस आई हैं, इट्स स्टिल अंडर रिसर्च के ये कुछ प्रॉब्लम्स कर देता है कोई लॉन्गर टर्म में, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप एक प्रॉपर ट्रेन प्रोफेशनल से प्रॉपर डोजेज कैलकुलेशन के साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके साइड इफ़ेक्ट्स साइड बाय साइड मॉनिटर हो रहे हैं, तो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट नो, बट येट वो यही बात है कि आप पहले कंसल्टेशन करें। इससे बहुत खतरनाक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। कंसल्टेशन होगी तो आपको पहले बताया जाएगा कि क्या आपको क्या हो सूट सकता करता है और आपने इसकी कितनी डोज लेनी है, किस तरह लेनी है। और एक अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं तो आपको बताया जाएगा कि हो स्टिल अगर आप जाना चाहते हैं तो दैट इज एक और कॉलर है आयशा, जिन्होंने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल करना चाहेंगी? मेरा डॉक्टर रीमा से सवाल है कि मैं ना जो है वो 2-3 डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, मेरे स्किन पे एक्ने बहुत है, दाने बहुत बने हुए हैं। तो मैं जब तक मेडिसिन खाती रहूं तो मेरे जो है एक्ने है मुंह पे वो ठीक रहती है, लेकिन जैसे मैं मेडिसिन छोड़ देती हूँ तो वो एक्ने दोबारा शुरू हो जाती है, वैसे ही दोबारा दाने बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपकी एज क्या है आयशा? 26 है। 26 उनकी एज है और एक्नी हो जाती है, दवाइयाँ खाती हैं सही रहती हैं, वरना हो जाती है दोबारा। देखें, ये एक्नी प्रोन स्किन एक्नी स्टार्ट होती है विद एडोलेसेंस यानी जी, हार्मोन्स के जी, साथ जी। स्टार्ट होती है, फिर ये आपकी एडल्ट एज ग्रुप में भी 26 तक भी आ सकती है। जो एक्नी प्रोन स्किन होती है, ऑयली होती है, उसमें लेटर ऑन अगेन अपनी डाइट का ख्याल रखें, ठीक है, कि ऑयली चीज़ें, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स चीज़ें, ऑयली भी ये कि एसेंशियल वाइज लेने ज़रूरी होते हैं एक अच्छी मिकदार में, लाइक वो आपको आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल्स राइट नाउ, लेकिन कम से कम मिकदार में ऑयली चीज़ें लेना भी ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि आप जो है अपना हेल्दी फूड लें, कोई रिफाइंड प्रोसेस फूड अवॉइड करें। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना ऑयली स्किन की टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करें। फेस वॉश हो गया, मेकअप हो गया, जो भी आपकी मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक भी एक्नी को बढ़ा सकता है। अच्छा। तो ऑयली स्किन का एक जहाँ पे ये कि कभी कभी दाने निकल आएंगे, आपकी स्किन एज लेट करेगी। इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। अगेन हार्मोन्स का प्रॉब्लम, हार्मोन्स के प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम रूल ठीक आउट है। करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। फिर उसके अलावा अगर कोई आप ये अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ कई दफ़ा ट्रीट भी किया जाता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रासेप्टिव से बढ़ रही है तो आपको उसको मैनेज करने की manage ज़रूरत करने की, है, ठीक लेकिन है। हेल्दी डाइट के साथ और हेल्दी रूटीन के साथ इसको इम्प्रूव किया जा सकता मतलब है। वही है ना कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे, वो डायग्नोज करेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, तभी आपकी इसका हल निकल सकेगा। हम यहाँ पे इन जेनेरिक
चीज़ों को कह लें कि इन डिस्कशन लेकर आते हैं, स्पेसिफिक हम किसी के ऊपर बात नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको कंसल्ट करना लाजमी होता है कोई भी मसला है आपका डॉक्टर से। तो हमारे साथ डॉक्टर ईमा मौजूद थी, डॉक्टर तैयबा ने हमें ज्वाइन किया था और स्किन केयर के हवाले से हम बात कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सियासत पे बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो पीटीआई जो है ना वो दोबारा से सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। एहतजाज की कॉल दी गई है। आपको पता है बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त मौजूद हैं जेल में और जो बाकी क़यादत है वो आपसी झगड़ों में भी मसरूफ़ हमें दिखाई दे रही है। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ जो है मज़बूत अपोजिशन का किरदार निभाने से भी कासिर है। हमें ईवानों में नज़र नहीं आती है कोई भी जो फ़ैसले लिए जा रहे होते हैं, कोई भी ऐसी तजावीज़ पेश की जा रही होती हैं, मुसव्वदे तैयार किए जा रहे होते हैं, फ़ैसले होते हैं ईवान में, तो वहाँ पर भी हमें अपोजिशन गायब नज़र आती है। तो इसकी क्या वजह है? दूसरा ये कि मज़बूत अपोजिशन ना होने से हुकूमत को जो है ना वो खुलकर खेलने का मौका मिल रहा है। तो क्या वजह है इसकी और आगे आने वाले दिनों में पीटीआई की तरफ से क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा? दूसरा ये कि एहतजाज की कॉल दी गई है, इसका क्या कह लें कि फ्यूचर होने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। हमज़ा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमज़ा, पीटीआई फिर सड़कों पर निकलने के लिए तुली हुई है, मैं तो कहूँगी बज़द है कि हम दोबारा से सड़कों पर आएंगे। आने दिया जाएगा इन्हें सड़कों पर? देखिए मुनीबा, उसमें ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं कि एक तो 5 जून को जो है वो 190 मिलियन ट्रायल का जो है वो केस है, उसकी हेयरिंग है और उस पर जो है वो काफ़ी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है कि उस पर बानी पीटीआई जो है वो रिहा हो सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो एक उनकी स्ट्रेटजी जो चल रही है कि प्रेशर बिल्ड करेंगे, एहतजाज करेंगे, उसके लिए निकलेंगे। लेकिन उसमें अगर हम देखें तो उसमें फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो इस टाइम 3 जगह से 4 जगह से डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। अली मीन गंडापुर को ले लें, वो कहते हैं कि हम बैठेंगे। अलीमा खान को ले लें, वो कहती हैं कि जी हमारी बातचीत के लिए दरवाजे खोले जाएं। दूसरे, अब कल बैरिस्टर अली ज़फ़र जब आए तो उन्होंने कहा कि जी हम 5 से 6 दिन में जो है वो अपनी तहरीक का ऐलान करेंगे। तो अभी तक कोई एक सिमेट्री नहीं है पीटीआई के पास और ये मसले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो जब ऊपर वाले लेवल से मसला शुरू होता है तो वो नीचे तक आता ही आता है। अब कल जो है वो हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा मसला चलता रहा। पंजाब में जो तैनातियों के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी 4 रुकनी, उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया आली हमज़ा के ग्रुप की जानिब की साइड से और फिर उस पर जो है वो इस्लामाबाद से बयान चले गए जी आलिया हमज़ा को जो है वो चेयरमैन लगा दिया गया उस कमेटी का। फिर शेख वकास अकरम आए, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस टाइम जो है मेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि एक तो उनको हुकूमत आने नहीं देगी, कंटेनर्स लगेंगे, लेकिन दूसरा उसमें मसला ये है कि जो मैसेज पहुंचना है उसमें बहुत सारे चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब बहुत सारे चैनल्स इस्तेमाल होते हैं ना तो फिर चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं। एक आपकी क़यादत कहती है कि हम एहतजाज करेंगे, दूसरी क़यादत आपकी कहती है कि हम बातचीत करेंगे, तीसरी क़यादत आपकी कहती है कि जी हमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने मौका दे दिया। तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो है आपकी आवाम की पावर। जब वही आपकी कंफ्यूज हो जाएगी तो फिर आप अकेले क्या कर लेंगे 400-500 नहीं। तो जैसे मुल्कगीर एहतजाज या मुल्कगीर तहरीक चलाने का तो बानी पीटीआई बोल रहे हैं ना, वो इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर उनकी एक बात होगी तो क़यादत उनकी बात पर नहीं चलेगी क्या? या ये जो तकसीम होती जा रही है क़यादत, मुख्तलिफ धड़े जो है वो बनते जा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ आप उसे कह सकते हैं कि एक पार्टी के अंदर मज़ीद और पार्टीज़ बन रही है, तो वो अपने तौर पर चलेंगी। मुनीबा देखिए उसमें भी मेन जो इशू है ना वो मैसेज पहुंचने का है। अच्छा। अब बानी पीटीआई अंदर क्या कहते हैं ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि जो उनकी क़यादत से मीटिंग होती है वो सहाफ़ियों तक नहीं पहुंचती और उनकी क़यादत बाहर आते आते किस किस से मिलती है, अपना बयान क्या क्या करती है, उसको आप कभी भी क्लैरिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि मुतअद्दिद दफ़ा हमने देखा कि जो उनकी हमशीरा हैं अलीमा खान, जो उन्होंने आगे बयान किया उससे ज़्यादा तो आप किसी पे बिलीव नहीं ना कर सकते। तो अगले दिन इमरान खान जो हैं उन्होंने उसी पर यूटर्न ले लिया कि नहीं जी हम तो ये नहीं कर रहे, हम जो है वहीं पर डटे रहेंगे। आप देखें कि अलीमा खान ने कहा कि जी गिव एंड टेक का मामला करते हैं,
कल बैरिस्टर अली जफर आया, उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई कहते हैं कोई गिव एंड टेक का मसला नहीं है, तो हम तो जो है वो तहरीक शुरू करेंगे। तो मेन मसला जो है वो इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है वो यही है कि जो मैसेज आ रहा है वो बहुत सारे चैनल से आ रहा है, और इस टाइम जो असल में जो क़यादत की निचला दर्जा है ना, जिन्होंने अपनी क़यादत को सुनना है, जो MPAs हैं, MNAs हैं, उनको भी ये नहीं समझ आ रही कि हम किसकी सुने। अब आप देखें, उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के जो सदर हैं उनके ख़िलाफ़ सलमान अकरम राजा को एक दरख्वास्त गई हुई है जिस पर लाहौर के मुतअद्दिद MPAs के दस्तखत हैं कि हम इन पर एतमाद नहीं करते। फिर दूसरी खबर एक ये भी चली कि जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है वो भी इसलिए बनाई गई कि आलिया हमज़ा पर अदम एतमाद है लोगों को, तो ये उनके डिसीजंस का रिव्यू करेगी। मसला वहीं पर है कि अब एक जब मेन क़यादत इतने चैनल से मैसेजेस दे रही है तो वो चीज़ें कंफ्यूज होती जा रही हैं। वो फिर दूसरी बात ये है कि माइंड सेट्स होते हैं, डिफरेंट माइंड सेट्स होते हैं। अब आलिया हमज़ा का डिफरेंट माइंड सेट है, फ़ारूक जावेद मून का डिफरेंट माइंड सेट, जो भी बंदा है मेरा भी डिफरेंट माइंड सेट है। अब उसमें मसला ये होता है कि जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसको मैंने डीकोड कैसे करना है वो मेरे पर है। मैसेज कोई और आता है, इधर से आगे कुछ और कन्वे होता है, और वो जब तक वो एक निचले ढांचे तक पहुंचता है ना तब तक वो मैसेज बड़ा बिखर सा जाता है। अब देखें कल का जो है वो इनकी अपने ही ग्रुप्स में ये चीज़ें शेयर की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत हुई जो सलमान अकरम राजा ने शुरू की। अब सलमान अकरम राजा आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास एक ओहदा है, वो एक पार्टी के आइनी ओहदे पे हैं, तो आप उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फिर आप देखें कि आपके अपने MPAs जो हैं वो सदर लाहौर के खिलाफ बातें कर रहे हैं, फिर आपके जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है उनके खिलाफ अपने धड़े, मतलब कि तो ये क्या, ये आपस में क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या ये ओहदे का मामला है? उसकी वजह ये है मुनीबा कि जब जो लीडर है उसका मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचता। अब देखें, जब अब इसको इसी तरीके से ले लें कि आलिया हमज़ा जब चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर फाइज हुई तो उन्होंने आकर खुद ऐलान किया कि मुझे तो बानी PTI ने चीफ ऑर्गेनाइजर लगा दिया। अब यही बात अगर बैरिस्टर गौहर करते तो समझ आती थी कि जी एक चेयरमैन PTI ने किया है। अब जो बात अलीमा खान करती हैं वही बात अगर सिर्फ अलीमा खान ही करती रहे सारी बातें तो समझ आते कि भाई ये एक स्पोक्स पर्सन है बानी PTI। अब मसला ये है कि वो अलीमा खान मिलने जाती हैं, उनका एक अलग बयान है, जो उनके वकला मिलने जाते हैं उनका एक अलग बयान है, फैसल चौधरी मिलने जाते हैं उनका एक अलग बयान है, गौहर यू मिलने जाते हैं उनका एक अलग बयान है, बैरिस्टर गौहर मिलने जाते हैं उनका एक अलग। तो फिर मसला ये है कि जो वो चैनल मैसेज कन्वे होता नीचे आता है वो अपनी ही पार्टी को समझ आने से वो कासिर है कि हमने सुननी किसकी है। मेन मसला है। फिर दूसरा देखें, एक आइनी ओहदा है अली अमीन गंडापुर साहब के पास, वो आते हैं उनका एक चैनल ही डिफरेंट है कि हम जो है वो आखिर ये कर देंगे हम वो तो मसला जो है वो सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि जो उनको ये नहीं पता कि मेन किस लीडर के लिए हमने बात सुननी है और कौन जो है वो हमारा असल मैसेज लेकर बानी PTI के पास से आ रहा है। और ये अगर आप देखें तो ये इस चीज़ की तारीख रही है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम कैद थे तब भी ये मसला था कि मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो तहरीक चलाना चाहती थी और वो जो है वो आइनी बातें करना चाहती थी, लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने दूसरा रास्ता, क्योंकि मसला वही था कि जो मैसेज था वो क्लियरली बाहर नहीं आता था। तो इस जगह पर हुकूमत कामयाब है, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि वो इनका जो है इनको मैनिपुलेट भी करते हैं इनके मैसेजेस पर। फिर जब बानी PTI के मैसेज को गलत बाहर लाया जाता है फिर वो आगे से उसका रिबटल देते हैं, उस पर भी उनको जो है वो तनकीद का सामना होता है कि आपने तो ये कहा था फिर आप इधर चले गए। ऊपर से फिर दूसरी बात ये होती है कि जब आप आते हैं ऐवान में, अब आप ये देखें कि एक ऐवान में आते कब हैं? नहीं, ऐवान में आते से ज्यादा तो नहीं, ऐवान में आते हैं, गलत बात नहीं करनी चाहिए, ऐवान में आते 15 से 20 मिनट के लिए तो अब उसमें लेकिन पूरा होता भी तो नहीं है ना वहाँ पे ऐवान। देखिए उसमें मसला ये है कि 20 से 25 MPAs आपके अगर लेकर आप आएंगे पंजाब असम्बली में, जब आपकी स्ट्रेंथ 103 105 के करीब है तो फिर आप कैसे अपोजिशन करेंगे? वही ना कि आप मजबूत अपोजिशन ही नहीं कर सकते। आपके पास एक टूल है जहाँ पे आप अपनी मनवा सकते हैं, बिल्कुल आप वो भी नहीं कर रहे। पिछले दिनों कितने बिल्स जो है ना वो पेश हुए हैं, फिर वो मंजूर भी हुए हैं, उसमें हमें अपोजिशन का किरदार कहीं भी नजर नहीं आया है। बिल्कुल, आप उसमें देखें मनीबा, उसमें भी फिर वही मसला है कि जो चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अब जिन दिनों 13 बिलों का एजेंडा जारी हो चुका कि आज 13 बिल मंजूर होने हैं, उस दिन को कॉल कर ली कि जी आज इस्लामाबाद में पेशी है तो सारे MNA MPAs वहाँ पर पहुंचे।
कोई ऐवान में नहीं था, वही तो चीज़ कोई मैं कह ऐवान रही में हूँ। नहीं था, और वो हुकूमत ने अनअपोज, फिर उसके अलावा जो इनकी अपनी अमेंडमेंट्स जो इन्होंने तजवीज़ की थी कि हम इस पर बहस करेंगे, शायद कुछ उसमें भी कोई वो नहीं भी था। लूज कर दी जी। इन्होंने। और उसके अलावा फिर एक और बिल हुकूमत, जाहिर सी बात है हुकूमत के पास तो उनके मौका पास मौका है, वो खेल रहे हैं। उन्होंने रूल्स को अमेंड करके एक बिल 14वां बिल और मंजूर करवाया। और जब अगले दिन उनसे सवाल है तो उन्होंने कहा जी हमारे तो पार्टी की कॉल थी तो हमने जाना था। आप ऐवान में, या आप ऐवान में सियासत कर जी, लें या या आप बाहर सड़कों पर सियासत कर कर लें, लें, बिल्कुल। मसला वही है कि जो मैसेज के चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू से ये मसला रहा है कि समझ ये नहीं आती कि कौन सा मैसेज है जो नहीं माना तो हम मुअत्तल हो जाएंगे। तो इसलिए सबको सारे मैसेजेस कहीं ना कहीं मानने ही पड़ते हैं किसी ना किसी सूरत में। अब आलिया हमजा साहिबा ने जो है वो एक नया ऐलान कर रखा है कि जो MPs नहीं पहुंचते एहतजाजों में उनको जो है वो शो कॉज नोटिस किया जाएगा। उसके ऊपर जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है कि जी ये जो जिनको ये शो कॉज नोटिस जारी करेंगी वो कमेटी जो है इसका फैसला लेगी। उस कमेटी के ऊपर इस्लामाबाद से जो है वो एक और पैगाम आ गया कल का बैरिस्टर अली ज़फ़र का कि इस कमेटी में जो आलिया हमजा को भी शामिल करें। तो मसला वही है कि इनके अंदर अपनी लड़ाइयों की वजह यही है कि मैसेज जो है वो डायरेक्टली एक चैनल से नहीं आ रहा, बहुत सारे चैनल से डिफरेंट चैनल्स आ रहे हैं। और दूसरा जो मैसेज लेकर आ रहा है वो अपना बयानिया अपना साथ भी, लेकर हाँ, आता है exactly। कि मैंने इसको किस तरीके से पोर्ट्रे करना है या मुझे उससे फ़ायदा कितना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उसमें जो है वो चीज़ें बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर आप तहरीक की अभी बात करते हैं तो तहरीक में आप मुझे बताएं कि आलिया हमजा साहिबा ने कौन सा ऐसा इजलास है जो लाहौर की क़यादत के साथ किया। देखें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी शहर नहीं। बानी PTI का लाहौर जी, है, बिल्कुल। यहाँ पर 30 के करीब MPs हैं। आपने आज तक एक भी इजलास उनके साथ नहीं किया। फिर दूसरी बात यह है कि जिसने आपकी क़यादत करनी है सदर लाहौर, उस पर पहले ही अदम एतमाद है। तो आपके फिर तो बात तो फिर वही रहेगी कि एक ही साइड है वो KP की, वहाँ से ये लोग आएंगे, वहाँ से वो फिर वापस चले जाएंगे। पंजाब के तो बड़े अच्छे रास्ते हैं, मोटरवे पे कंटेनर लगा दो, GT रोड पे कंटेनर लगा दो, इधर सदर लाहौर जो है वो आकर कह देते हैं सॉरी कंटेनर लगे हैं हम नहीं जा सकते। ये तहरीक देखें, बात मेन मसला प्रेशर बिल्डिंग है। 5 जून बहुत ज़रूरी है। तो प्रेशर बिल्डिंग चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कॉल देने से हो। तो ये बिल्ड कर पाएंगे प्रेशर, आपको लगता है? देखिए ऐसे प्रेशर्स तो पहले भी इन लोगों ने बिल्ड करने की कोशिश की है जी, हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे, हम पंजाब बंद कर देंगे, हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे, बट हुआ कुछ भी नहीं। देखिए ये इनका तो मसला नहीं है ना, मसला तो इस हर जमात का यही है। ऐलान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे मौजूदा अगर हुकूमत भी हो वो भी बहुत बड़े बड़े ऐलान करती है और वो उस पर वर्किंग भी हो रही है। लेकिन हमने माजी में ये चीज़ें देखी हैं कि ऐलानात में और जो एक्चुअल फेस होता है, प्रॉब्लम होती है, वो क्या है वो किसी को नहीं पता होता। और वो अमूमन कामयाब भी हुई है, इसी मुल्क की हिस्ट्री में भी कामयाब हुई है, तहरीकें कामयाब हुई हैं, हुकूमतें गई हैं। लेकिन एक चांस तो होता है ना, एक बिल्डअप तो होता है, बिल्डअप पे ही सियासत बनती है। तो अब देखते हैं, अभी तो बड़ी सूरत हाल जो है वो मुझे कशीदा नज़र आती है पंजाब की सूरत हाल से, पंजाब की सूरत हाल देखते हुए। लेकिन KP में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनको उनकी अपनी हुकूमत है, वो वहाँ से जो है वो चीज़ें कंटेनर्स लेकर और अपनी लेकिन पंजाब हुकूमत ऑब्वियसली लास्टली जैसे उन्होंने नहीं इजाज़त दी थी इस दफ़ा भी, वो वही पैटर्न। देखिए इजाज़त तो कोई भी नहीं देता, ना कराची में मिलती है ना इनको इधर मिलती है। अब वो आ जाकर जिधर उनकी अपनी हुकूमत है सिर्फ उधर उनको इजाज़त मिलती है। तो अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल बनती है। अभी आज के दिन तक पंजाब से कामयाब तहरीक लाहौर से निकलती मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, ये मुल्क की तहरीक चलाने का बानी PTI ने कहा है। तो अभी तक जिस तरह सूरत हाल नज़र आ रही है कि यहाँ से फ़िलहाल कोई भी तहरीक नहीं चल सकती है। हाँ KP में हो सकता है बिकॉज़ वहाँ पर उनकी अपनी ही हुकूमत है, अदरवाइज़ फ़िलहाल ये सक्सेसफुल होती भी नज़र नहीं आ रही है। वल्लाह आलम आगे क्या होता है। हम बात कर रहे थे हमजा खुर्शीद से कि PTI की सियासत किस तरह की चल रही है। हमजा थैंक यू सो मच कि आप आए। जनाब अब हम बात करेंगे एक बहुत ही मुक़द्दस और बारबरकत महीने ज़ुल्हज्जा की। ये वो महीना है जिसमें हज अदा किया जाता है, कुर्बानी की जाती है और अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात का नुज़ूल होता है, ख़ास तौर पर ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसमें हज अदा किया जाता है, कुर्बानी होती है और अल्लाह पाक हमारे ऊपर बहुत सारी अपनी रहमतें जो है वो भी नाज़िल फरमाता है। और पहले जो 10 दिन हैं उन्हें किस तरह कह लें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा कि साल के सबसे अफजल 10
दिन करार दिया गया है। इन दिनों की इबादत, रोज़ा, ज़िक्र, नमाज और सदका, हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। और जब कुर्बानी की बात आती है तो ये सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का अमल नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म के सामने मुकम्मल इताअत और कुर्बानी की याद हमें दिलाता है। ये हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। तो आइए इन अजीम दिनों की कदर करें और इबादत से दिलों को अपने रोशन करें और कुर्बानी के ज़रिए अपने रूह को पाकीज़गी अता करें। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुर्बानी के हवाले से भी बात करेंगे कि ये वाजिब है, किस किस पे वाजिब है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहराम साहब हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये जो 10 दिन हैं इनको हमने किस तरह गुजारने हैं, किस तरह की इबादत करनी है, क्योंकि बड़े ही अफजल तरीन दिन है। तो बहराम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहराम साहब, ये जो ख़ास तौर पर ये 10 दिन हैं ज़िलहज्जा के, इनकी अहमियत क्यों इतनी अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिलाशुबा ये हज के महीने के जो इब्तदाई 10 दिन हैं, पहला अशरा, इसकी अहमियत अगर कुरान पाक से देखें तो ये 10 रातों की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। सूरह फजर में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वल फजरी व लयालिन आशिर, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये 10 रातें ये ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे की 10 रातें, यानी कि अल्लाह को ये रातें इतनी पसंदीदा हैं कि अल्लाह ने इनकी कसम खाई। अब दिन तो सारे अल्लाह ने बनाए, महीने भी सब अल्लाह ने बनाए, वक़्त का खालिक मालिक अल्लाह, सारा तसर्रुफ़ अल्लाह के दस्ते अक़दस में है। लेकिन क्या वजह है कि कुछ दिनों पर फजीलत है? उसकी वजह आप जितनी तहकीक करें, रिसर्च करें, वजह यही निकलेगी कि जिस दिन को अल्लाह के बंदों से निस्बत हासिल हो जाए वो बाकी दिनों से अफजल होते हैं। और चूँकि ये दिन हज के भी दिन है, कुरान पाक ने इन्हें अय्याम मालूमात भी कहा, और कि ये वो दिन हैं जो बड़े मालूम हैं। मालूम का मतलब मशहूर हैं हर जगह पे। ठीक है। और ये वो दिन हैं कि इनके अंदर कसरत से अल्लाह का ज़िक्र, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं तकबीर तहलील, यानी कि कसरत से अल्लाह अकबर पढ़ना है, कसरत से ला हौला वला कुव्वता पढ़ना है, अल्लाह को याद करने के दिन है कसरत से। और इन 10 दिनों की फजीलत के हवाले से एक रिवायत का मफ़हूम ये भी है, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके दिन का एक रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है, और इसकी रात का क़याम शब क़द्र के बराबर है। यानी कि ये 10 दिनों में जो रोज़ा रखेगा, अब 10वें दिन तो नहीं रख सकते, ईद का दिन है, लेकिन उसको सवाब पूरे अशरे का ही मिलेगा। और जो 10 रातों में क़याम, रातों को क़याम करने का मतलब ये मैं आसान कर दूँ, ये नहीं है कि सारी रात बैठ जाएं मुसल्ला बिछा के तस्बीह पकड़ लें, नहीं। रात के क़याम का कम अज़ कम माना ये है मगरिब, इशा और फजर, ठीक है, इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसने मगरिब, फजर, इशा और फजर पढ़ी, गोया उसने सारी रात क़याम किया, चाहे वो सो रहा था या जो भी कर रहा था। और जिसने इन रातों को गफलत में नहीं गुजारा, तो गोया उसने इन रातों में क़याम किया। ये दिन अल्लाह को बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, अल्लाह को कसरत से याद करने के हुक्म है। और याद करने का मतलब सिर्फ ज़बान से याद करना नहीं है, ये बात बड़ी अहम और बड़ी ख़ास है कि सिर्फ ज़बान से, जिस तरह हज पे जो गए हैं, उम्रा जो कर रहे हैं, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते रहें, या यहाँ से सिर्फ ज़बान से, चूँकि इन दिनों में तकबीरात पढ़ी जाती हैं, बल्कि जिस तरह दिन करीब आएंगे तकबीरात तशरीक शुरू हो जाएंगी। 9 ज़िलहज्जा को हर नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ये तकबीरात का आगाज़ हो जाएगा। जिस तरह दिन करीब आएंगे अल्लाह को याद करना बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर ये अर्ज़ करूँ, सिर्फ ज़बान से याद करना काफ़ी नहीं है। इसकी मिसाल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लिखते हैं कि हम अगर धोबी को कपड़े दें धोने के लिए, वो हमारे कपड़े सामने रख के तस्बीह पकड़ के बैठ जाए और तस्बीह के दाने फेरता हुआ कहे धुल जा, तो उसके तस्बीह फेरने से कपड़ा नहीं धुलेगा। बिल्कुल ऐसे कब हालांकि ज़बान से वो कह रहा है, कब तक नहीं धुलेंगे? जब तक वो अमल नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर हम अमल नहीं करेंगे और ज़बान से कहते रहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहेंगे, वो चीज़ हमें नाकाफ़ी है। हम इस बात को समझें कि अल्लाह को याद करने का माना क्या। और कुरान पाक की 2 आयतें मद्देनज़र रहें। एक जगह पे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा अल्लाह को याद करे, इसका मतलब ये है अल्लाह बंदे को याद करता है।
और अल्लाह का बंदे को याद करना ये बहुत बड़ी बात है। बेशक। क्यों याद करता है? दूसरी जगह पे इरशाद है फस्कुरूनी अस्कुरकुम, अल्लाह पाक फरमाता है तुम मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। बंदा जब अल्लाह का नाम लेता है तो वो इस बात को अपने ऊपर तारी करे कि अल्लाह ने भी उसका जिक्र करना है, अल्लाह ने भी उसका नाम लेना है। और हम ज़ाहिरन एक दूसरे को तो धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकते। सूरह बकरा में वाज़ेह इरशाद आ गया, अल्लाह पाक फरमाता है जो अल्लाह को धोखा देते हैं दर हकीकत वो खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है। और अल्लाह को तो धोखा देना मुमकिन ही नहीं ना। तो अल्लाह को याद करना, और अल्लाह को याद करने का मतलब अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा जुमला ये कि वो बड़ा है, वो बड़ा है, इसकी तस्बीहात कर लें, वो बड़ा है। सिर्फ इसको कहना नहीं ना समझें भी, अल्लाह को बड़ा कहें हम, और हर जगह पे हमारी बादशाहत ख़त्म ना हो। हम कहें जनाब हमारी अकड़ वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। हर जगह पर मैं ही मैं। अल्लाह को अकबर कहने वाला कभी भी मैं नहीं कहता खुद को, वो अपने आप को मैं से पाक करता है, वो आजजी का पैकर बन जाता है। तो अल्लाह को बड़ा मानने वाला सिर्फ ज़बान से ही ना कहते जाएं, बल्कि वो आजजी। और आजजी के लिए ज़रूरी क्या है? अल्लाह के हर बंदे को अपने से बेहतर समझे, हर बंदे को अपने से बेहतर समझे। और ये जो दिन है ये सिर्फ जिक्र करने के दिन है, सिर्फ जिक्र ज़बान वाला नहीं है, अमलन जिक्र का मतलब क्या है कि इंसान खुद को आजजी का पैकर बनाए। और कुरान पाक के अंदर जितनी आयात हैं, ये 2.5 महीने हैं जी जो हज के होते हैं जी। हज के महीने 2.5 महीने, यानी कि 2 माह और 10 दिन कह लें तकरीबन। ये शवाल, ज़िकात और ज़िल हज के 10 दिन। अब इन दिनों में कसरत से अल्लाह को याद करना। और मज़े की बात है कि ये जो महीना चल रहा है ये हुर्मत वाला महीना भी है। 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं उसमें ज़िल हज का महीना भी है। हुर्मत का मतलब क्या कि लड़ाई हराम है, यानी कि वो लड़ाई जो जायज़ है उसको शुरू करने की इजाज़त ही नहीं है। जो किताल जायज़ है उसे शुरू करने की इजाज़त नहीं। अगर कोई शुरू करे तो उसका दिफा तो किया जाएगा, लेकिन नाजायज़ लड़ाइयाँ ज़रा तसव्वुर करें ना, इन दिनों में नाजायज़ लड़ाइयाँ। अब देखें ना, सुन्नत इब्राहीमी भी है, कुर्बानी भी है, कुर्बानी के जानवर को लेकर भी लड़ाई झगड़े शोर शराबा, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ये भी मना है, ये भी मना है। ये तो वैसे ही जायज़ नहीं ना। आपस में अगर देखें कोई मुख्तलिफ है, अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो इसका ये मतलब नहीं वो गलत और मैं ठीक हूँ। हाँ, अगर मैं किसी की बात नहीं मान रहा इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं सही और वो गलत हूँ। मतलब इसका सिर्फ इतना है कि हमारी सोच मुख्तलिफ है। और सोच मुख्तलिफ होने का कतन ये मतलब नहीं कि हम लड़ाई झगड़े पर उतर आए। किसी दानिश्वर ने बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं इंसान का लड़ाई झगड़ा करना या गालम गलोच करना ये इस बात की दलील है कि उसके पास गुफ्तगू के लिए अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, उसके पास है कुछ नहीं है। तो हमने इन दिनों को सिर्फ एक रस्मन नहीं गुजारना। अब देखें ना, बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि मिसाल के तौर पे कुर्बानी के दिन भी हैं, और ये वो दिन है जिसमें बहुत सारी सुन्नतें साथ साथ चल रही हैं। हज भी है, कुर्बानी के दिन भी हैं, अल्लाह को याद भी करना है, ईद उल अज़हा भी आ रही है, हुर्मत के दिन भी हैं। अब कुर्बानी का जानवर लिया जी, अब वो समझते हैं हमने जानवर ले लिया, जहाँ मर्जी बांध दें उसको, उसकी गंदगी साफ करें ना करें, जहाँ मर्जी चारा डाल दें, ये हमारा हक का राइट है। या आपके जो नेबर्स हैं वो अगर उसे परेशान हो रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि किसी के लिए भी तकलीफ का जरिया नहीं बनना। अभी कुर्बानी करने वाला जानवर बांध के कहता है कि तू बन थे मैं देखना कौन रोक दे, तो ये इसका मतलब ये है कि वो नहीं समझा कि ये अल्लाह को याद करने के दिन है। अगर अल्लाह को याद करना है तो वो अपने ऊपर एक बात तारी करे कि जिस तरह सारे उसके दरबार में पहुंचे हुए हैं, एक लिबास एक कौम यक ज़बां होकर उसको कह रहे हैं हम हाजिर हैं, वहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, एक ही जगह पे एक ही तरह से वो सारे रह रहे हैं। और देखे ना उसने कितना फ़र्क मिटा दिया, इस तरह के इम्तियाज़ात ख़त्म कर दिए कि वहाँ एक ही मैदान के तले कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं, किसी को भी छत के नीचे खड़े होने की इजाज़त नहीं है, कोई भी वहाँ पंखे एसी में नहीं खड़ा हो सकता, उसी खुले मैदान में खड़े होना है फ़र्क मिटाने के लिए। और ये चीज़ें नस्ल से जो है ना वो ख़त्म कर दिया, उससे पीछे कर दिया। ये फ़र्क मिटाने के लिए दिन है, हमें इन सारी चीज़ों को समझना है। और अपन जो हर बंदा तो हज पे नहीं जा रहा है। नूर अली साहब हैं और उन्होंने सिंध से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं नूर अली चांद बोल रहा हूँ सिंध से। जी जी, हमें पता है, आपने पहले भी कॉल की थी। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत है बेटा। पुलिस साहब से मुझे ये करना था आप से ये सवाल, तो आदमी जो कुर्बानी करते हैं, एक तो जो कुर्बानी खुद करता है या अपने किसी दूसरे को कसाई को मंगाता है, वो कुर्बानी जायज है या नहीं? और दूसरा ये कि आदमी जो गोश्त सही नहीं बांटते नहीं, ज्यादा रख लेते हैं और कम देते हैं, इसमें यानी कि
इस्लामी तरीके कार क्या होगा, ये पूछना चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी जवाब दे देते हैं। एक तो कि जो कर रहे हैं जानवर खुद करें या फिर कसाई से कराएं, तो वो जायज़ है कि नहीं? सबसे ज़्यादा फजीलत तो ये है कि इंसान छुरी जो है ना वो खुद फेरे, ठीक है, लेकिन उसे अगर उसका तजर्बा और उसका इल्म है, ठीक है, कम से कम 3 रगों का कटना ज़रूरी होता हाँ, है। वो बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करे, छुरी तेज़ करे, ठीक है, और वो किसी माहिर के सामने खड़ा होकर छुरी खुद फेरे, इससे बेहतर तो काम ही कोई नहीं है। और अगर वो खुद छुरी नहीं फेरता, किसी से फिरवाता है, तो जाहिर सी बात है कुर्बानी ये वो अमल है जिसमें तकवा जो है ना इंसान का मलहूज रखा जाता है। अल्लाह पाक ने सूरह हज में फरमाया कि अल्लाह को ना इसका गोश्त पहुंचेगा, हाँ जी, ना इसका खून पहुंचेगा, बेशक, वो तुम्हारा तकवा पहुंचेगा, वो तकवा ज़रूरी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से फरमाया कि जब कुर्बानी का जानवर ज़बह हो तो आपने मौके पर मौजूद होना है। अच्छा, अगर कोई खुद छुरी नहीं फेर रहा तो वो मौके पर मौजूद हो। क्यों? आपने फरमाया उसका कतरा खून का बाद में गिरेगा, अल्लाह मग़फ़िरत पहले फरमा देगा। तो इंसान खुद मौके पे मौजूद हो और वो कोशिश करे कि वो सीखे, ठीक है। और इस तरह की चीज़ों को ना एक पैगाम है, मशवरा ही है कि इसको रिकॉर्ड करके पब्लिश नहीं रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देना, लाइव चला देना, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। क्यों? हाँ, इंसान कुर्बानी होते हुए चीज़ों को नहीं, इंसान का इखलास जो है ना वो मैला हो जाता है, वो गदला, वो अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम होता है ना उसमें दिखलावा आ जाता है और उसके अंदर नमूदो नुमाइश आ जाती है जिससे मामला मुतासिर हो जाते हैं। उनका एक और था कि जी जो गोश्त करते हैं और आधे से ज़्यादा खुद रख लेते हैं और बाकी बांटते नहीं है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, क्या तरीका होना चाहिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के आगाज़ में तो हुक्म ये दिया था कि कुर्बानी करने वाला गोश्त ज़रा सा भी खुद नहीं रख सकता, सारे का सारा बांटना होगा। फिर जब हालात बेहतर हुए तो आपने उसको जमा करने का हुक्म दिया, यानी कि पहले था वो 3 दिन के अंदर अंदर उसे ख़त्म करना है, फिर आपने फरमाया इसे ज़ख़ीरा कर सकते हो। अब बेहतर तरीका तो ये है उसके 3 हिस्से किए जाएं, ठीक है। एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक ज़रूरतमंदों के लिए और एक अपने घर के लिए। अगर कोई शख्स सारे का सारा बांट दे तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत ही एक शख्स कहता है जी मेरा अपना खानदान इतना बड़ा है, वो सारा ही रख लेता है तो वो भी रख सकता है, अच्छा ठीक है। लेकिन सिर्फ अपने लिए ना रखे, सिर्फ अपने लिए ना रखे, बांटे भी वो। अब इसके अंदर ज़हन ये होना चाहिए, कुर्बानी करने वाला, ये बड़ा खास मसला है जी। अगर कुर्बानी करने वाला गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये नियत रखे कि मैंने सिर्फ गोश्त खाना है अपनी, वो तो कुर्बानी जायज़ तो वो जायज़ नहीं है, वो कबूल नहीं होगी। आपके चैनल की वसातत से मैं चीज़ पे और रोशनी डालूंगा। आज इज्तिमाई कुर्बानियों का बहुत जोर है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों ने क्या ट्रेंड शुरू किया है, ऊपर लिख देते हैं जी 15 से 18 किलो गोश्त कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। यानी कि वो लोगों को इस बात पर आमादा कर रहे हैं आपने गोश्त इकट्ठा करना है। हालांकि कुर्बानी का मकसद जो है वो गोश्त नहीं लेना है, वो तकवा है, ये इसको हमारे को भी देखना चाहिए। एक और कॉलर है बहराम साहब, उन्होंने हमने ज्वाइन किया, लुकमान अली हैं बहावलपुर से, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने ये पूछना था मुफ्ती साहब से कि ख्वाह ये कट्टे के जानवर की कुर्बानी हो जाती है? अच्छा जी, ठीक है लुकमान साहब बताइए। अब भैंस हो या उसकी जिन्स से कोई भी चीज़ हो तो उसकी कुर्बानी हो जाती है, क्योंकि ये सारे गाय की ही जिन्स है। अच्छा। तो इनकी कुर्बानी जायज़ है, ठीक है। मतलब इसी तरह कुछ लोग वो याक वगैरह का भी पूछते हैं, तो उनकी कुर्बानी भी जायज़ है, बशर्त ये कि वो जंगली जानवर ना हो। अच्छा, वो जंगली जानवर घरेलू हो, ठीक है, तो उनकी कुर्बानी जायज़ है। गाय की कैटेगरी में जो जो चीज़ आती है, भैंस है, कट्टा है, जो भी उसके नाम होते हैं, तो उन तमाम की कुर्बानी जो है वो जायज़ है, ठीक है। मतलब आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा लास्टली मुझे इसका भी जल्दी जल्दी दे दें कि लोग कहते हैं जी हम पैसा दे देंगे, सदका दे देंगे, और ये क्या कुर्बानी का मुतबादल हो सकता है? देखें जी, कुर्बानी वाले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी से अफजल कोई काम ही नहीं है, ठीक है। हज्जतुल वदा पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानी की थी जी? 100 ऊंट मंगवाए थे उन्होंने, हाँ, और उनमें से 60 प्लस आपने अपने हाथों से ज़बह किए थे। अपने थे, क्योंकि उनकी पूरी जितनी भी 100 ऊंट हुजूर के थे, उनमें से 60 प्लस आपने अपने हाथों से ज़बह किया। यानी कि इस दिन कुर्बानी से बेहतर काम ही कोई नहीं। रही बात, जाहिर सी बात है, पैसे हम किसी को देंगे तो उसने भी तो उसे खर्च ही करना है ना, तो बेहतर क्या है कुर्बानी करें अल्लाह की राह के लिए, और करके वो सारे का सारा गोश्त फ्रीज़र खरीदने की बजाय वो तकसीम कर दिया जाए ताकि लोगों का जो है वो भला हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती बहराम शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी इस हवाले से क्यूरीज थी, सवालात थे, वो हमने जानने की कोशिश की है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया कि आप आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।